नारा चला कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए। जब उनका नामो-निशान नहीं था तो काशीराम साहब के संपर्क में आए। यहाँ दिल्ली के ऑफ़िस में मैंने खुद अपनी आँखों से देखा 3-3 4-4 घंटे बैठे रहते थे। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। इस वक्त हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ जो शख्सियत हैं, इन्हें आपने तमाम न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा। राजपथ ने पे आपने इनका इंटरव्यू देखा होगा। राजा राम वर्मा जी हमारे साथ में हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के बहुत जानकार व्यक्ति हैं। मान्यवर कांशीराम साहब से लेके बसपा सुप्रीमो से लेके तमाम लोगों का एक्सपीरियंस और उस समय पर होने वाली राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों के साक्षी हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैं आपके चैनल का जनपथ का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका और सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सर, जिस तरीके से देखा जाए, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि उस वक़्त की राजनीति जब मान्यवर कांशीराम साहब जब साइकिल से चला करते थे, तो किस तरीके की राजनीति और किस तरीके का माहौल था? सामाजिक जो मिशन और मूवमेंट की जो बात होती, वो उसकी क्या दशा थी? उस समय राजनीति कम जो मिशन ज़्यादा था। समाज को जोड़ने का काम था। साइकिल पे मानवर काशीराम साहब ने चलने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, वो समाज को जोड़ने का। हर उस व्यक्ति तक पहुँचने का लक्ष्य था, जो समाज की मुख्य धारा में कभी उसका नामो-निशान तक नहीं था। जो झुग्गी-झोपड़ी पे रहने वाला व्यक्ति, उस तक काशीराम साहब पहुँचना चाहते थे। उसको उसको भी जागृत करना चाहते थे। उसके अपने राजनीतिक हक हुकूक के लिए, अधिकारों के लिए ये काशीराम साहब का जो प्रयास था समाज को जोड़ने का, वो एक नायाब चीज़ थी। वो बाबा साहब के या बहुजन महानायकों के मिशन का एक निचोड़ था। एक उनकी उन्होंने जो आइडियोलॉजी विकसित की, ये जोड़ने की, समाज को जोड़ने की, जिसका नाम उन्होंने बहुजन समाज दिया। ये सोच मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जब लोग इस पे रिसर्च करेंगे, जब लोग इस पे व्याख्या करेंगे, तो ये मतलब लोगों को समझ में आएगा कि कितनी महान सोच थी कि 6743 जातियों में बिखरे समाज को जोड़ने का जो प्रयास, जो रास्ता बाबा साहब ने दिखाया एससी, एसटी, ओबीसी करके, उसको एक सूत्र में इन 3 को एक जगह लाने का, उसमें कम्युनिटीज़ माइनॉरिटीज़ के लोगों को सम्मिलित करते हुए, तो जो वो काशीराम साहब ने बहुजन समाज नाम दिया। तो ये एक नायाब, ये बहुजन समाज के लिए, इस देश के लिए और इस देश के वंचित समाज के लिए एक ऐसी चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस की, यहाँ पैदा की, जो सदियों तक कभी ये खत्म होने वाली नहीं है। सर, जिस तरीके से देखा जाए, आपने बताया कि सबसे पहले जो 6000 से भी ज़्यादा जातियों में समाज बँटा हुआ था, उसके बाद बाबा साहब कॉन्सेप्ट लेके आए, उस 6000 जातियों को 3 धागों में उन्होंने पिरोया, 3 मोती बनाए और उन 3 मोतियों के जो मान्यवर कांशीराम साहब ने एक जो बताया बहुजन समाज उनका नाम दिया। लेकिन अब बाबा साहब के नाम से या फिर उस बहुजन समाज के नाम से तमाम संगठन हैं, तो क्या लग रहा है फिर से उन मोतियों को जिस तरीके से जातियाँ अलग-अलग थी, तो क्या फिर से अलग करने की कोशिश की जा रही हाँ, ये प्रयास तो 6743 जातियों में जो बाँटा गया, वो एक जो भारतीय समाज व्यवस्था है, वो 4 वर्णों में विभाजित है। है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर वो शूद्र ही रहा होता, शूद्र में जातियाँ नहीं बनी होती, तो ये जो आज का काम हो रहा है, ये ज़रूरत ही नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे ही वो शूद्र समाज के लोग। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे ही कितने। तो निश्चित है कि जब भी राजनीतिक चेतना, राजनीतिक जो काम होता, उसमें जो बहुत से संख्या में लोग हैं, उनका वर्चस्व होता।
तो वो तो तोड़ने का उद्देश्य उनका था ही कि ये बिखरे रहें। और जब संविधान निर्माण के बाद जो बाबा साहब ने प्रयास किया कि इनको जोड़ के जितने अधिक से अधिक शेड्यूल्ड, मतलब शेड्यूल्ड का शेड्यूल्ड, अनुसूची को जितनी लंबी कर दिया जाए उतना अच्छा है। वो पिछड़े वर्ग के तमाम लोगों से कहते रहे कि इस सूची में सब लोग शामिल हो जाओ, लंबी सूची हो जाए तो बहुमत बनेगा, संख्या बढ़ेगी। लेकिन वही पिछड़े समाज के लोग हम उन्होंने शेड्यूल्ड अनुसूची को कास्ट समझ लिया। शेड्यूल्ड कास्ट ये एक अनुसूचित जाति, ये जो है जाति मान लिया उसको, उस सूची को एक जाति मान लिया और उसमें सम्मिलित नहीं हुए। जब ये प्रयास काशीराम साहब ने किया, बहुजन समाज बनाया, इन सबको जोड़ने का काम किया, तो लोगों के कान खड़े हुए और लोग हर तरह से उनको अपने सुविधा देके, कुछ लालच देके, कुछ जैसे कि बाबा साहब के रहते हुए कांग्रेस ने मान्यवर जगजीवन राम साहब को पैदा किया। वो केवल इसी वजह से ये एक ना होने पाए, ये एक एक जगह इकट्ठा ना होने पाए। इसी तरह से कोई ना कोई इनको मिलता रहा, चाहे वो रामविलास पासवान जी हों बाद में, चाहे तमाम और सब लोग हों। जब काशीराम साहब का मूवमेंट अपने चरम उस पे था, तो मेरा ये मानना है कि इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा पिछड़े वर्गों ने भी पूरा प्रयास किया कि ये इकट्ठा ना होने पाए। इसका सबसे बड़ा जो कारण है, चाहे वो मुलायम सिंह रहे हों, चाहे लालू प्रसाद जी रहे हों, चाहे शरद यादव रहे हों, इन सब का प्रयास, अगर कहीं कांचीराम साहब की बात ये समझ में आ गई होती, जब काशीराम साहब ने प्रयास किया, मुलायम सिंह को समझाया, उनके समझ में आ गया था। मैं एक छोटी सी बात बीच में बता दूं कि जब मुलायम सिंह जी की राजनीति 2092 में खत्म हो रही थी, उनका नामो निशान नहीं था, तो काशीराम साहब के संपर्क में आए। यहाँ दिल्ली के ऑफिस में मैंने खुद अपने आंखों से देखा, 3-3 4-4 घंटे बैठे रहते थे। साहब बात भी नहीं करते थे, अंदर अपना लोगों से बातचीत करते रहते थे। उनका ये था कि मैं इनको पक्का करना चाहता हूँ। ये उद्देश्य नहीं था कि बैठाओ इनको परेशान करो, उद्देश्य यह है कि इनके अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो आ रहे हैं मतलब से आ रहे हैं या किसी वाकई हमारी बात को समझना चाहते हैं। जब कुछ समझे तो जब इटावा और उस क्षेत्र में ये घुमाते थे, ये बाबा साहब ये काशीराम साहब वहाँ रहते थे, तो एक गाड़ी में सुबह-सुबह इनको बिठा लेते थे, किसी को कानो-कान तक पता नहीं रहता था। पूरा दिन गाड़ी में बैठा के और इनको मिशन सिखाते थे काशीराम साहब, मुलायम सिंह यादव को। मुलायम सिंह यादव को समझ में आया, लगे, नारा चला कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए, जय श्री राम, और उसका रिजल्ट भी आया। लेकिन मैं, अब वो है नहीं, मैं कोई ऐसी बात कहना नहीं चाहता कि जो जिससे लोगों को लगे कि आपको नहीं कहना चाहिए। तो हाँ, कहीं न कहीं ज़रूर नियत और उसमें खोट सा मुझे नज़र आया। इस तरह के तमाम, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर रियल अर्थ में बहुजन समाज का जो फंडा है, जो बहुजन समाज की विचारधारा है, ये अगर समझ गए होते, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का नामो-निशान तक नहीं होता इस देश में। और जब भी मैं अभी उम्मीद मेरी नहीं छूटी है, मैं ये मानता हूँ कि ये विचारधारा मानवीयता की विचारधारा है। जो पढ़े लिखेंगे लोग जब समझेंगे इस पे, आज भले राजनीतिक रूप से लोग ये कहें शून्य पे आ गए, इस पे आ गए, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि ये ऊंच नीच और ये सब, या लोगों की स्वार्थपरक राजनीति,
या लालच या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो, या आपने का प्रश्न का जवाब भी यही है कि आज भी वो ताकतें इतनी ज़्यादा संगठित और इतनी ज़्यादा सतर्क हो गई हैं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे जदयू हो, चाहे जितने भी लोग हैं, उन सबको केवल डर इसी विचारधारा से लग रहा है, और ये विचारधारा का मतलब बहुजन समाज पार्टी से लग रहा है। तो उनको केवल यही, इसी से केवल डर है और किसी तरह से इसको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता। विचारधारा व्यक्ति मरता है, विचारधारा कभी नहीं मरती है। सर, जिस तरीके से हम तमाम जाति को संगठित किया वो बात कर रहे हैं। एक करंट में भी एक मुद्दा चल रहा है, जिस तरीके से देखा जाए एससी, एसटी और शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है, उसमें भी कैटेगराइजेशन का एक जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से एक आदेश जो निकला आया, तो क्या ये भी उसी तरीके का एक कहा जा सकता है? 100% ये जो है रिजर्वेशन के नाम पे तो कम से कम एससी या एसटी के लोग इकट्ठा होते ही जा रहे हैं, और इस रिजर्वेशन का जो फंडा है वो बैकवर्ड में भी पहुंच रहा है। तो जो बहुजन समाज एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटीज इन तक में भी पहुंच रहा है ये बात। तो ये बात लग रही है कि ये जो बहुजन समाज पार्टी का जो ये विचारधारा है 85% की, ये वाकई सही है। तो इनको ये लगा कि ये रिजर्वेशन से लोग शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं विशेष रूप से। तो शिक्षा पे इनका अटैक, आरक्षण पे अटैक, और इतनी मतलब कि हम एक कदम चलते हैं तो ये 10 कदम आगे की सोचते हैं, और उसको कैसे रोका जाए। तो जब राजनीतिक रूप से, क्योंकि इसी समाज से लोगों को ले रखा है अपनी पार्टियों में, एमपी, एमएलए बना रखे हैं, तो वो ना कहीं भड़क जाएँ। तो ये डायरेक्ट ना आके, चाहे समाजवादी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सीधे ना आके अब इन्होंने तरीका अख्तियार करा अपने लोग कुछ ऐसे दलाल चमचे टाइप के कि तुम रिट फाइल करो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, इस तरह से उनको फंडिंग करके, और सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख के एक बड़ा निशाना साधा है इस वर्ग को विभाजित करने का, जो वर्गीकरण करने का कि जाति में भी जाति, अर्थात जो रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन। तो ये एक केवल इनको आपस में लड़ाने का, बांटने का एक तरीका है। जिस तरीके से सर देखा जाए लगातार आप तमाम बातें बता रहे हैं तो मान्यवर कांसीराम साहब के जो आपने उनके साथ में उनकी आइडियोलॉजी को जो समझा, आप कैसे उनसे प्रभावित हुए, आप उनसे कैसे? मेरे जुड़ने की तो बड़ी लंबी दास्तान है। शॉर्ट में बता दीजिए। मतलब मैं जब पढ़ाई करता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, 78 में मैं एमए कर रहा था, और फिर लॉ में एडमिशन लिया 79, 80। फिर मैं बैंक में आ गया, वहीं पे इलाहाबाद में ही बैंक में भी था, तो नौकरी करते वहाँ 80 के दौरान, 78, 79 के दौरान मानव काशीराम साहब एजी ऑफिस, बोर्ड ऑफिस या सिविल लाइन में बहुत भीड़, जो दफ्तर हैं उनके लोग इकट्ठा होते थे लंच के समय। काशीराम साहब वहीं जाया करते थे, तो एक लोगों में चर्चा का विषय बन गया। हम हेसुआ हॉस्टल में थे, तो वहाँ पर लोग अक्सर जिक्र करते थे, एक व्यक्ति हैं वो साइकिल पे आके और इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर की बातें करते हैं, और अब कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं। ऐसे बस एक बार हमको भी सुनने का मौका मिल गया, वहीं पे रोड पे ही, सड़क पे ही वो बोलते रहते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ख़ैर मैं ढूँढने लगा लोगों को, तो एक चौधरी साहब हैं, राजापुर में रहते थे, काशीराम साहब उनके यहाँ रुकते थे। तो मैं उनके यहाँ कभी 1-2 बार ऐसे मिलने का मुझे मौका मिला, फिर बाद में वो मेरे अच्छे घनिष्ठ बन गए। तो वो कुछ किताबें देते थे, कुछ पढ़ने को बोलते थे, कुछ बाम-सेब की प्रिवेंशन बताते थे। इस तरह से मैं प्रभावित हुआ। सन 1985 में मैंने बैंक की नौकरी छोड़ के नोएडा में उद्योग विभाग में जॉइन किया, और मेरे अंदर एक लालसा लगी रही कि मैं कैसे दिल्ली में ये जो बाम सेब के लोग हैं,
इनको ढूँढूँ, ये कैडर क्या होता है, ये क्या सिखाते हैं, कैसे मुझे पता चले? तो इस तरह से मेरी उत्सुकता बढ़ती गई और मैं बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय 12 नंबर पे था, रकाबगंज रोड पर, उसको मैंने ढूँढ निकाला। तो सर जब मान्यवर कांशीराम साहब उस दौर में ये सारी चीज़ें चला रहे थे, एक तरफ राजनीतिक तौर से मजबूत होने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक़्त की राजनीति और आज की राजनीति में क्या जो लोग आरोप लगाते हैं कि बसपा मिशन से भटक गए, उससे आप किस तरीके से? नहीं, मिशन कभी नहीं भटकता है, लोग भटक सकते हैं और लोगों को भटकने का जो ये आरोप है या ये बिना सोचे समझे लगा रहे हैं। वो जो खुद भटके हुए लोग हैं तो वो लोग लगा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने पूछा तो मेरा मन किया, तो मैं साहब एक बात कहते थे कि बहुजन समाज बहानेबाज समाज है। अब वो एक एक लाइन कहते थे कि अगर तमन्ना सच्ची है, तो बड़े-बड़े से रास्ते निकल आते हैं, तमन्ना झूठी है तो तमाम बहाने मिल जाते हैं लोगों को। अब मैं एक उसमें ऐड करता हूँ कि बहानेबाज के साथ क्रिटिसिज्म इसमें जुड़ गई है। काम नहीं करना चाहते जो लोग, जो बहुजन समाज का फंडा है, समाज को जोड़ने का काम, समाज में अपनी ज़िम्मेदारी पे बैक टू सोसाइटी निभाने का जो काम है, जिनको इसका फ़ायदा मिला, जो मज़ा लिए, मलाई खाए, जो शिक्षित वर्ग नौकरी में वो लोग हैं, वो काम नहीं करना चाहते, बहाना ढूँढते हैं, तो बहाना के बजाय वो क्रिटिसिज़्म शुरू कर दिया, मायावती पैसे लेती है, मायावती मिशन से भटक गई, मायावती बाहर न सड़क पे नहीं निकल रही। क्रिटिसिज़्म ये बहानेबाज़ लोग, जो काशीराम साहब जिनको बहानेबाज़, नालायक लोग कहते थे। मैं एक बहाने लायक समाज बनाना चाहता हूँ। अपनी लायकी दिखा के पे बैक टू सोसाइटी का फंडा क्या है? कहाँ लोगों ने उसको अख्तियार किया? आज तो सर वही संगठन बना-बना के वो कहीं न कहीं अपना ही पेट तो भर रहे हैं। एक एक व्यक्ति थोड़ी-सी किसी बात को लेके अलग हो गया और एक संगठन बना डाला अखिल भारतीय अंबेडकर के नाम पे 10 लाख संगठन से ज़्यादा रजिस्टर्ड पंजीकृत इस पूरे देश में बन चुके हैं। एक-एक आदमी 10-10 संगठन जेब में लेके घूम रहा है। बाबा साहब के टुकड़े कर दिए इन हरामखोरों ने, इन नालायकों ने और समाज के टुकड़े कर दिए, बाबा साहब के टुकड़े कर दिए। ना ये अंबेडकर को समझ पाए, ना अंबेडकरवाद को समझ पाए, ना संविधान को समझ पाए और न लोकतंत्र को समझ पाए। सर अगर अब सुधार की बात किया जाए कि तमाम चीज़ें हो गई हैं, अब अगर भविष्य में सुधार के तौर पे देखा जाए तो क्या कदम उठाया जा सकता कदम जो ऑर्गेनाइजेशन मान्यवर काशीराम साहब ने बनाया था, लोगों को पता ही नहीं है कि उसका वो क्या था। उसको बोलते थे कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन बने वो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन अनुशासित, प्रशिक्षित, लोग गट्स वाले लोग। ये बहुजन समाज की लड़ाई राजपाट की लड़ाई है। राजपाट की लड़ाई कमजोर लोग नहीं लड़ सकते। राजपाट कमजोर लोग नहीं प्राप्त कर सकते। राजपाट लेने के लिए मजबूत लोग चाहिए। अब आप पूछिए कमजोर लोग कौन होते हैं? है? कमजोर लोग दलाल, चमचे जो आज समाज में पैदा हो गए हैं, ये कमजोर लोग हैं। ये कभी राजपाट की लड़ाई नहीं लड़ सकते। जो आज मूंछों में ताव दे के समाज को तोड़ने का, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये दलाल हैं, ये लालची हैं, ये स्वार्थी हैं। टिकट के लिए, पद के लिए, एमपी एमएलए बनने के लिए पार्टियों के चक्कर लगा रहे हैं। ये कमजोर लोग हैं। ये कमजोर लोग राजपाट की लड़ाई नहीं लड़ सकते। बहुजन समाज का, बहुजन मूवमेंट को नहीं चला सकते। बहुजन समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकते। मजबूत लोग कौन हैं? मजबूत लोग स्वाभिमानी लोग,
जिनका स्वाभिमान है, जो सौदा नहीं करते, जो लालच नहीं करते, जिनको किसी प्रकार का लालच नहीं, जिनके अंदर पे बैक टू सोसाइटी की धारणा है, वो मजबूत लोग हैं। ऐसे लोग राजपाट की लड़ाई लड़ सकते हैं, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका जवाब यही है। लेकिन सर उन लोगों का भी कहना है कि मान्यवर कांसीराम साहब जो थे वो कहते थे कि मुझे जहाँ से फ़ायदा मिलेगा मैं उठाऊँगा। तो वो भी कह रहे हैं कि हमको जहाँ से फ़ायदा मिलेगा हम उठाएँगे। नहीं तो उसमें और फायदा, इसमें अंतर कितना है? काशीराम साहब का जो फायदे का सिस्टम था, बहुजन समाज के हित में हुँ, जो फायदा होगा, अपने हित में नहीं कहते थे। हुँ। अपना हित और समाज का हित, इन दोनों में फर्क है। लोग अपने हित के लिए एमपी एमएलए बनने के लिए तो चाहते हैं, बिल्कुल। टिकट मांगते हैं, एमपी एमएलए मंत्री बन जाएं हम। हुँ, ये चाहे उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, उनके मुंह तो सिले हुए हैं। चाहे रिजर्वेशन का ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा हो, ये इतने एमपी हैं तो 131 एमपी एससी एसटी के हैं। ये चाहे तो आज सरकार गिर सकती है, बिल्कुल। या ये चाहें तो आज इस कानून जो ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अगेंस्ट कानून बन सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पार्लियामेंट ही तो उसके आदेश को खत्म कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट थोड़े खत्म कर सकती है। तो ये जो लोग हैं, ये केवल स्वार्थी लोग हैं। ये जो काशीराम साहब चाह रहे थे फायदा उठाना समाज के हित में, समाज का मनोबल बढ़ता है। समाज के हित में अगर सरकार बनानी पड़े, तो हम किसी का सपोर्ट ले सकते हैं, ये उनका वो वो था, एमपी एमएलए बनने के लिए कहीं एमपी नहीं गए, एमएलए अपनी बनने के पार्टी लिए। के साथ में उन्होंने अ, जो है अपनी कंडीशंस पे। अपनी कंडीशन पे उन्होंने जी, फायदा लिया या समझौता किया। इसलिए नहीं कि मुझे एमपी बनना है, मेरे लोगों को एमपी बनाना है। वो एमपी एमएलए तो बनाने की उनके पास मशीन थी। सर जिस तरीके से देखा जाए तमाम जो लोग मान्यवर कांसीराम साहब के साथ काम किए, बसपा में काम किए, वो उन लोगों के पास गए जो आज के दौर में संविधान और आरक्षण बचाने की बात कर रहे थे। लेकिन जब इसी बहुजन समाज पे उनकी बहन-बेटियों के साथ कोई ज़ुल्म या अत्याचार होता है या रिज़र्वेशन वाला मुद्दा होता है, इस तरीके की तमाम चीज़ें आती हैं, तो वो लोग चुप्पी साध लेते हैं। कहीं न कहीं उन लोगों ने जो बाबा साहब का जो मिशन था, जो यहाँ से ट्रेनिंग ली बसपा से, वो ट्रेनिंग उनको दी और उसका प्रभाव भी उत्तर प्रदेश में दिखाई। जी, वो इसीलिए मैंने कहा कि ये चमचे, ये दलाल, जो समाज के ये गद्दार लोग हैं, ये जो बहुजन मूवमेंट कमज़ोर हुआ है, जी। आज बहुजन समाज पार्टी की ये जो दशा है, वो बहुजन समाज पार्टी की वजह से नहीं, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व की वजह से नहीं, बहुजन समाज पार्टी में जो जुड़े पेबाय सोसाइटी करने वाले लोग हैं, उनकी वजह से नहीं। ले सर एक आरोप तो लगता है कि बहन मायावती जी जो हैं, वो बात नहीं करती लोगों से, जनरली उनसे कोई ऐसे मिल नहीं सकता। इस वजह से जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ है, उसकी वजह से सब अगर चीज़ें। देखिए, एक-एक बात को लेके हर व्यक्ति ये उम्मीद करे, एक राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्र लेवल पर अगर मिलने की बात और वो सब हो जाए, तो उनका खाना खाना मुश्किल हो जाएगा, सोना मुश्किल हो जाएगा। पूरे देश के लोग रोज़ अपनी-अपनी समय और लोगों की समस्याएँ क्या हैं? ये साहब ये काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, बहानेबाज़, वही बहानेबाज़ी, काम तो लोग करना नहीं चाहते। क्रिटिसिज्म, आलोचना, ये जिला अध्यक्ष खराब है साहब, ये खराब है, ये लोग मिलना क्यों चाहते हैं? क्यों शिकायत कर रहे हैं कि मिलती नहीं है? केवल यही तो ये करने के लिए, यही शिकायत करने के लिए, आरोप लगाने के लिए। मैंने लोग मिले, बहन जी मैंने इस क्षेत्र में समाज को इस तरह से इकट्ठा कर दिया है, अगर हम इसको टिकट मिल जाता है, इसको हम जिता ले जाएँगे, बहन जी हमने ये तैयारी की है। भला कोई जाए ये बात कह के और बहन जी नहीं मिलती? बहन जी मिलती हैं। ऐसे लोगों से मिलती हैं जो कंस्ट्रक्टिव बात के लिए, समाज में जिनका रोल है, जो मेहनत कर रहे हैं, उन सब से मिलती हैं बहन जी। जी। आपकी मुलाकात हुई बहन जी से? जब यहाँ दिल्ली प्रदेश देखती थी तो उनके साथ तो हम बहुत मतलब कि काम करते थे, जाते थे, वो जगह-जगह मिलते थे। वो सब है, लेकिन मैं चूँकि नौकरी में था, मेरी कुछ लिमिटेशंस थी।
और उसके बाद फिर रिटायरमेंट के बाद भी मेरा कोई ऐसा प्रयास, मैं संगठन को मैं कि मैं जाऊं और बहन जी मुझे ये करें, मुझे कहीं से टिकट दे दें, मुझे कहीं पद दे दें, ये मेरे अंदर एक अपना एक स्वाभिमान और ये अपना था कि मैं काम करूंगा, काम करने से अपना जो है मेरा ये था कि पे बैक टू सोसाइटी मेरे रग रग में है। और मैं इसी के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए प्रयास करता हूँ। बहन जी से मिलके मैं क्या करूँगा? जी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है अथाह ज्ञान जो है बसपा के मिशन, मूवमेंट, मान्यवर कांशीराम साहब की समझ, बाबा साहब की समझ और सब कुछ एक वीडियो में कर पाना मुश्किल है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दर्शक बोर हो जाएँगे। तो इस इंटरव्यू को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे और इसके आगे की कड़ी यहाँ से शुरू करेंगे। तो सर की इन तमाम बातचीत को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।